गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी सेशन में यानी हिस्ट्री की हमारी सेशन चल रही है और हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया की सेशन चल रही है, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा था, साइमन कमीशन को पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ चुके हैं। तो आज की टॉपिक जो है क्रम से चल रही है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है, क्यों यह सम्मेलन किया गया और इसके आगे ऐसी क्या रीजन रहे जिसके कारण कि आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं आज की इस सम्मेलन की स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके ईयर को याद रखना। ओके, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह कब किया गया था? यह आरंभ किया गया था आपके 12 नवंबर से लेकर यानी 1930 से लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1931 तक चला था। तो इसमें 30 एंड 31 इसे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब बात की जा रही है कि कहाँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया, कहाँ किया गया। तो यह आपके सेंट जेम्स पैलेस, ओके, ये सेंट जेम्स पैलेस है। जेम्स पैलेस में यह किया गया, इसका आयोजन किया गया था। नाउ आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ी? तो उसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखते हैं तो वह रीजन है आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट यह भी कब आई थी? यह भी 27 मई 1930 में रिपोर्ट आई, यानी रिपोर्ट पहले आई, मई में रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद नवंबर में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साइमन रिपोर्ट, जिसे हम लोग इस पे क्लास कर चुके हैं, रिपोर्ट में क्या था इसकी पूरी डिटेल क्लास हो चुकी है। बस हमें इसमें सबसे पहले यह समझना है कि इसका सबसे अधिक जो विरोध किया गया उसका एक मुख्य कारण था इसमें एक भी भारतीय सदस्यों का नहीं होना। साइमन कमीशन का वन ऑफ द मेन रीजन था इसका विरोध करने का। तो जिसके कारण क्या किया गया, इससे तो सभी इसे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया इस रिपोर्ट को। फाइनली क्या किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया जॉर्ज पंचम, यानी जॉर्ज पंचम उस समय कौन थे? ये थे यहाँ के सचिव, ठीक है। तो इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। नाउ अध्यक्षता किसने किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये एक आपकी फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है, बिल्कुल फैक्ट्स में पूछता है, ना कि कॉन्सेप्चुअल कभी नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्चुअल में होता है कि पृष्ठभूमि क्या थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था, ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ और यह आपका 19 जनवरी 1931 तक अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि 2 महीने तक आपका चला। उसके बाद इस कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किया गया, या वन वर्ड में याद रखना हो तो लंदन भी आप याद रख सकते हैं। उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया है। अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय अगर पूछा जाए कि टोटल जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी, तो यह 89 थी। यह आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 18 थी। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं कि उस 89 जो प्रतिनिधि की संख्या जो बताई जा रही है, उस 89 में कौन कौन से थे और कौन कौन से प्रतिनिधि थे और किस किस दल से थे, किस संगठन से थे। तो देखते हैं, हिंदू महासभा से जयकर एवं BS मुंजे, उदारवादियों में CY चिंतामणि एवं TV सप्रू, मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जिन्ना और फजलुल हक। सिखों की बात की जाए तो सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन में KT पॉल एंड दलित वर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 2 नाम आप यहाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस अगर यहाँ पर मोहम्मद जिन्ना, ये दोनों नाम को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी डिमांड काफी अलग थी। यहाँ पर भी इनकी डिमांड अलग रही और भीमराव अंबेडकर ने भी यहाँ इनकी डिमांड भी अलग थी। ओके, इसे ध्यान रखना है। नाउ अब देसी रियासतों में टोटल कितने हैं? 16 नरेश जो है देसी रियासतों में, ये सभी इसमें शामिल हो गए। चलिए अब बढ़ते आगे, जहां से हमारे सवाल हमेशा, और ध्यान रखिएगा जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं इन सबों पर सवाल जो है बनता है। नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि इसमें कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ओके, ये क्वेश्चन एक नहीं अनेकों बार आपके एग्जाम में पूछ चुका होगा। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ओके, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था और उसमें सभी महत्वपूर्ण नेताओं को क्या किया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे। और ऐसा एक बार नहीं किया गया, अगर आप आगे के इतिहास को पढ़ेंगे तो देखेंगे 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी यही किया गया। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे भी यही किया गया था कि जो मेन लीडर्स थे उनको क्या कर दिया गया था? बंदी बना लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण
क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक भी कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। और अब जितने भी यहाँ पे अब हम लोगों ने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा है, हिंदू महासभा, ये सभी भिन्न भिन्न राजनीतिक संगठन के थे। ओके, और इन्होंने भी क्या किया था, अगर जो बोला जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किसी ने अभी तक नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट, मैंने भी आपको बताया, इसकी डेट को ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछ चुका है आपका कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया। जब इसकी बात आती है इसके गठन को लेकर, ओके, जब बात की जाए इसके गठन को लेकर गठन को लेकर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका गठन किया गया था नवंबर इन 1927। ओके, और अगर पूछा जाए कि यह भारत कब आया था, तो भारत आने का इसका क्रम क्या रहा है, भारत ये कब आया है, इसको बोला जा सकता है फेब 1928 में ये भारत आया। और इसके करीब 2-2.5 साल बाद, क्योंकि फेब में आया है और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों आपके सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तीनों सवाल इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब ये साइमन आया था उस समय इतना ज़्यादा इसका विरोध किया गया, अत्यधिक मात्रा विरोध होने के कारण सदस्य एक भी भारतीय नहीं है। उसके बाद जो रिपोर्ट में जिस चीज़ों को गठन किया जाता है कि रिपोर्ट ऐसा कुछ बन रहा है, उसके कारण भी विरोध किया गया। तो साइमन एक तरफ चल रहा था, उसी दौरान आपका नेहरू रिपोर्ट आ गया, है ना, और उसमें भी नेहरू रिपोर्ट में भी फिर वही है कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग। तो ये सारे मुद्दे ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करवा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस अवज्ञा आंदोलन के कारण इसमें क्या किया गया, अंततः गांधी जी को भी गिरफ्तारी कर दी गई थी, नेहरू जी की भी कर दी गई थी। तो इसके अलावा अन्य जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसके कारण कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, नाउ अब इस रिपोर्ट को तो ऐसे ही किसने, राजनीतिक संगठन, जो हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं कि मुस्लिम सभा से कौन थे, ओके, या हमारे अगर देखा जाए तो हिंदू महासभा से कौन थे, सिख से कौन थे, तो ये विभिन्न राजनीतिक संगठन ने इसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया। ओके, अस्वीकार किया किसे, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को। नाउ मुस्लिम प्रतिनिधि यानी इनकी मांग क्या थी, क्यों अस्वीकार किया गया, क्योंकि सेम वही रीजन, अलग अलग संगठन है, इनकी मांग क्या रही, पृथक निर्वाचन मंडल इनकी मांग रही। ओके, इनकी मांग थी, ये इनकी मांग थी पृथक निर्वाचन मंडल। इसी प्रकार से अंबेडकर की मांग क्या रही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग क्या रही, हमें भी पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। किसके लिए चाहिए, तो दलित वर्गों के लिए चाहिए, दलित वर्गों के लिए। ओके, बहुत इसे मतलब एक ऐसा समझिएगा कि एक कहानी है कि लोगों की डिमांड क्या क्या है, इसे वर्तमान के साथ तुलना करते हुए पढ़िएगा कि सपोज आप लोगों ने एक कोई कमेटी गठित किया, और या फिर किसी भी प्रकार को लेकर के कोई आपस में आपके फ्रेंड सर्किल ने एक ऐसा निर्णय किया कि नहीं, हमें हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड ये है, और फाइनली क्या होता है कि वो बातें वहां नहीं बन पाती है। तो अंबेडकर की डिमांड क्या रही कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई, मुस्लिम्स ने अलग मांगा, ठीक है। अब फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये निष्कर्ष किस पे कौन पहुंचता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ब्रिटिश सरकार फाइनली किस निष्कर्ष पे पहुंचती है, तो वो क्या बोलती है कि ठीक है, आपस में इनका तो बन नहीं रहा है, हमें अब कोई ना कोई निष्कर्ष लेना होगा या कोई डिसीजन करना होगा। तो डिसीजन उन्होंने दिया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ओके, क्या था, अखिल भारतीय संघ का निर्माण फर्स्ट। सेकंड था पूर्ण उत्तरदायी शासन, लेकिन कहाँ, यह प्रदेशों में दी जाएगी। एंड द्वैत शासन, कहाँ पर, केंद्र में दिया जाएगा, केंद्र में क्या होगा, द्वैत शासन होगा। एंड पूर्ण उत्तरदायी शासन जो होगी आपकी प्रदेश में होगी, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसमें अगर साइमन कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें भी जो ऑलमोस्ट चीजें थी वो वहां भी मेंशन थी, और यहाँ पे भी निष्कर्ष यही निकाला गया। इनको क्या लगता है कि इन भारतीयों के बीच में आपस में इनकी तो कहीं कोई बनती है नहीं, तो चलो क्यों ना कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। ये किसके निष्कर्ष था, ये ब्रिटिश सरकार की थी। ओके, अब चूंकि ब्रिटिश सरकार ने तो ये निष्कर्ष निकाला, इसके बाद जो यहाँ की कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी, उनके पास भी तो कोई निष्कर्ष होगा, ये तो उनकी तरफ से था। चलिए, इनकी समिति ने क्या किया, इस गोल में सम्मेलन को स्वीकार नहीं किया। ओके, यानी इस समिति ने, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी, एक तो पहले ही उसने कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, और जो उनकी वर्किंग कमेटी थी, कार्यकारिणी समिति थी, उसने क्या किया, गोल में सम्मेलन को नहीं स्वीकारा। इसने भी नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा, उसका क्या रीजन दिया, इन्होंने कहा, ये कांग्रेस ने यहाँ पे क्या कहा, इनका रीजन क्या रहा, क्यों
क्यों इन्होंने नहीं स्वीकारा? क्या रीजन था? क्योंकि भारतीय जनता का एक भी, यहाँ पे बोला जाए, इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किसी ने भी नहीं किया। ओके, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नहीं था इस सम्मेलन में। मैंने आपको अभी कहा कि जो मेन लीडर्स थे, अगर गांधी जी की बात करें जो कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, है ना, तो वो भी मेन नहीं थे और उनको पहले ही बोल दिया गया कि आगे यानी भविष्य में जो भी आंदोलन होंगे, जिस प्रकार के भी आंदोलन होंगे, उसके नेतृत्वकर्ता आप होंगे, आपके हाथों में बागडोर आपको संभालना है। ये 1930 में बोल दिया गया था उनको कि पूरी रूपरेखा आप तैयार करेंगे, कैसे चलना है, क्या करना है, आप आगे आगे चलें और आपके बताए हुए कदमों पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये डिसीजन पहले हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने नहीं किया ये उनका। ठीक है, रीजन तो ये दिया क्योंकि उनके पास ये था कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है, तो उन्होंने भी गोलमेज सम्मेलन को नहीं स्वीकारा, लेकिन स्वीकारा नहीं। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो चीजें हो गई कांग्रेस की तरफ से, और ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया। फाइनली जब लगा कि कांग्रेस ने जब प्रतिनिधित्व नहीं इसमें जा रहा है जनता का और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो हमारा ये कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन करने का क्या मतलब है, ये तो धरा का धरा रह जाएगा। तब इरविन ने अपना दिमाग लगाया, बोला कि नहीं, इन सब के हेड कौन है, गांधी जी, उनको किया गया कि इनको रिहा करते हैं। अपने आप एक सद्भावनापूर्ण या एक कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल है ना, गांधी जी के रिहा होते ही माहौल अपने आप किसमें बदल जाएगा, एक सद्भावनापूर्ण माहौल जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये किसकी सोच थी, ये सोच रही इरविन की कि सब कुछ सही हो जाएगा अगर हमने गांधी जी को रिहा कर दिया। और गांधी जी को इन्होंने जेल में डाला कब था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी मई में डाला था, और अब क्या आ गया, जनवरी आ गया। 6-7 महीना या हम कह सकते हैं 8-9 महीने पहले की ये बात थी। नेहरू जी भी अप्रैल में गिरफ्तार हो गए थे और गांधी जी भी मई में अराउंड 4 में ऐसे कुछ आसपास था जो उनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी। अब इरविन को जब लगा कि गांधी जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया। ओके, गांधी जी को, इससे पहले ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को कब, असहयोग आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था 6 वर्षों के लिए। ओके, लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब रहने के कारण, आपके एग्जाम में ये आता है, इसलिए पूरी कहानी को ये ना सोचे कि इतिहास पढ़ रहे हैं, ये सोचे कि कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, क्या स्टोरी रही, क्या कहानी रहा। सब्जेक्ट को दिल से पकड़े, किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ाई करते हैं ना, तो उससे दिल से जुड़े। ये एक इसलिए नहीं जुड़े कि पढ़ना है, इसलिए जुड़े कि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ओके, इंटरेस्ट पैदा होनी चाहिए, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्रिएट करें। ओके, तो अच्छा लगेगा पढ़ना। तो इन्होंने क्या किया इरविन ने, और हर दिन थोड़ी थोड़ी कहानी को पढ़ें कि हमारा देश जो है कैसे आज़ाद हुआ, थोड़ी थोड़ी कहानी। अब थोड़ी थोड़ी कहानी में मैं क्या करूँगी, थोड़ी कहानी मैं बताऊँगी, थोड़ी कहानी को आप पढ़ेंगे, और जब मैं कहीं कुछ भूल जाऊँगी कहानी में बताना, तो आप मुझे याद दिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एवरीडे हिस्ट्री की बहुत लंबी क्लासेस नहीं मिलेगी, शॉर्ट वीडियो करके भी दूंगी, ताकि कहानी बहुत लंबी, एक साथ बहुत लंबी कहानी भी सुनने को मिलेगी, लेकिन वो अभी नहीं, उसका टाइम अभी नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा कि वो टाइम अब आ चुका है, आप लोगों को लंबी कहानी भी सुनाई जाएगी। पहले आप लोग ट्रेलर देखें, फिल्म बाद में देखेंगे। ओके, चलिए। तो इरविन ने क्या किया, 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया। इनको रिहा करो, मामला अपने आप क्या होगा, सही हो जाएगा। अब ये रिहा तो हो गए, लेकिन इनके मन में भी था ये क्यों जा करके इरविन से समझौता कर ले, क्यों कर ले। इरविन ने तो उनके साथ पहले ही इतना गलत कर रखा है। जब इन्होंने कहा कि देखो हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट, है ना, इन्होंने कहा था बहुत शांति से, इन्होंने 2 टाइम्स इन्होंने कोशिश भी किया कि आप हमारी बात को सुन लो, हम क्या मांग रहे हैं, और अगर उस बात को आप सहजतापूर्ण स्वीकार कर लोगे तो हम किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना पड़ेगा। उस समय क्या लगा इरविन को, अच्छा ये तो इनकी जरूरत है, तो हम बात क्यों सुने। इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब अपनी जरूरत पड़ी तो बिना कहे, पहले मांग थी गांधी जी को रिहा, तो नहीं सुनते थे, अब बिना मांगे वो रिहा कर रहे हैं। तो गांधी जी को भी लगा कि मैं क्यों आगे बढ़ करके जाऊं इरविन से समझौता करने। तो यहाँ पर मेन भूमिका में आ गए तेज बहादुर सप्रू और जयकर। ओके, जयकर, ये दोनों, जयकर कहाँ से थे, हिंदू महासभा, और सप्रू के बारे में याद रखिएगा, इनको उदारवादी क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी है, तो ध्यान रखिएगा ये उदारवादी थे। अब उदारवादी हैं बेचारे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति हैं, है ना, उदारवादी हैं,
लिबरल है ये बोल सकते हैं। और जयकर के बारे में ये मान करके चले कि हिंदू महासभा से थे ये। किससे थे? हिंदू महासभा से। ये और मुंजे दोनों हिंदू महासभा से। ओके, हिंदू महासभा या हिंदू सभा, व्हाटएवर जो भी आपको लगे, हिंदू महासभा या हिंदू सभा से ये जयकर थे। ओके, इन दोनों ने बोला कि नहीं अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनके प्रयासों से ही गांधी जी और इरविन के मध्य में समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता तो बोला ही जाता है। इसके अलावा उसको अन्य नाम क्या है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका अन्य नाम है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता। ओके, अन्य नाम क्या है? दिल्ली समझौता। कब किया गया यह? डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी में यह समझौता किया गया। डेट को ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम लोगों को काम आएगा। ओके, चलिए समझौता क्या किया गया? समझौते में क्या होता है? अगर हम में और आप में समझौता होगा, कुछ हमारी मांग होगी, कुछ आपकी मांग होगी, कुछ आपकी मांगों को मैं स्वीकार करूंगी, कुछ मेरी मांगों को आप स्वीकार करेंगे। तो यहाँ इरविन के सामने जो मांगे रखी गई, इरविन ने क्या क्या स्वीकार किया वो देख लेते हैं। क्या क्या स्वीकारा था? इसे कहा गया कि हिंसा आरोपित जो राजनीतिक बंदी हैं, यानी कहने का मतलब जिनके ऊपर हिंसा का आरोप है, आप उन्हें छोड़कर अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। इन्हें छोड़कर जिनके ऊपर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़ दो, बाकी अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। ओके, इन्हें छोड़ दो। इन्हें छोड़ने का मतलब है, यानी इन्हें छोड़ने का मतलब है जेल में रख दो। ओके, इन्हें आप जेल में रखे हो, इन्हें रखे रहो, कहने का मतलब ये है। बाकी इन्हें क्या करो? रिहा कर दो। ओके, रिहा कर दो, ऐसा बोला गया। ये समझौता किसके तरफ से था? गांधी जी ने इस मांग को रखा। ठीक है, नेक्स्ट था भारतीय नमक बनाने भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार जो है दिया जाए, यानी समुद्र के किनारे जो नमक बनाने का अधिकार ये भारतीयों को मिलना चाहिए। ये अगला पॉइंट था गांधी जी की तरफ से। थर्ड पॉइंट था शराब एवं विदेशी वस्त्रों की जहां दुकानें हैं, शॉप है, वहां पर कानूनी सीमा के भीतर क्या होना चाहिए? धरना प्रदर्शन होना चाहिए। क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज तो है नहीं, है ना, कि उसको खुलेआम प्रचार किया जाए। तो अगर कहीं भी ऐसा लगता है तो कानूनी एक सीमा के तहत, एक लॉ के तहत वहां पे धरना प्रदर्शन होना चाहिए। एंड लास्ट वन था सरकारी नौकरी से जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है, पुनः आप उनको सरकारी नौकरी में रख लो या उनकी नियुक्ति कर दो या उन्हें वापस अपने जॉब पे ला करके रख दो। कहने का मतलब ये किसका था? गांधी जी का था। किसके पास? इरविन के पास। उन्होंने ये पॉइंट्स रखे, इरविन ने स्वीकार कर लिया। इरविन ने स्वीकार कर लिया। अब इरविन ने गांधी जी के पास क्या क्या प्रपोजल रखे, क्या क्या प्रस्ताव रखा, वो देख लेते हैं। इरविन ने क्या क्या रखा था गांधी जी के पास और गांधी जी ने भी स्वीकारा, वह था फर्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दे आप। फर्स्ट क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दे। क्यों बोला गया? क्योंकि गांधी जी की रिहाई के बाद भी अन्य जगहों में, जैसे आप देख सकते हैं कि धर्सना कांड हुआ था, सरोजिनी नायडू, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, है ना, जिसमें बेब मिलर जो पत्रकार था उसने भी बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा विभत्स रूप कहीं नहीं देखा जहां पर कि भीड़ को ये ऑर्डर दिया गया था तब तक पीटते रहो, चाहे वो महिला हो, बच्चे हैं, कोई भी हो, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते हैं, है ना। करीब 2000 की संख्या में, ये एक आंकड़ा है जो सरकारी आंकड़ा है, एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। तो वहां की स्थिति बहुत विवश थी। और इसके अलावा भी साउथ में, मैंने आपको क्लास में बताया है, साउथ में यह आंदोलन चल रहा था। इसके साउथ के अलावा आप देखेंगे जहां पे समुद्र नहीं थे वहां इस आंदोलन को करने का अन्य कई रूप था, जैसे चौकीदारी कर ना दो, ओके, किसी प्रकार का कर ना दो, या वन जो अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया उसको आप जो वन प्रतिबंध लगाया गया उसे आप स्वीकार ना करो, है ना, यानी प्रतिबंध लगाया गया है कि वहां पे पशु नहीं चराना है, आप अपना पशु चराने लगो, है ना, या वन उत्पाद को नहीं लेना है तो आप अपने वन उत्पाद को लो। तो इस प्रकार से जो प्रतिबंध लगाया गया है उस पर आप अपनी मनमानी करो, ऐसा था सविनय में। अन्य क्षेत्रों में ऐसा वो चालू था सविनय अवज्ञा, केवल सिर्फ फर्क इतना था कि गांधी जी अंदर चले गए थे और नेहरू जी, लेकिन कुछ स्तर पर यह आंदोलन जो है यह चल रहा था। अभी तक इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी अन्य स्थलों में ये चीजें चालू थी। तो ये बोला गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्थगित कर दो,
इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लेंगे, क्योंकि पहले में भाग नहीं लेने का जो एक आप देख सकते हैं कि कोई कंक्लूजन, जब ये कांग्रेस नहीं जाएंगे, उनका समझौता किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है। जब उनकी कोई भूमिका नहीं है तो फिर उनकी बातों को कौन मानेगा। कोई मतलब नहीं निकला कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन का, है ना, गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दूसरा जो कांग्रेस को ये बोला गया कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ओके, इसमें बोला गया कि कांग्रेस क्या करेगी, भाग लेगी। ये बोला गया कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और आप इसे स्थगित कर दो, किसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इसके अलावा ये भी कहा गया कांग्रेस से कि ब्रिटिश शासन का बहिष्कार ना करें। कांग्रेस क्या करे, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार ना करे, तो बहुत बड़ी बात है, बहिष्कार ना करे। ये भी कहा गया कि बहिष्कार नहीं करना है। इसके अलावा गांधी जी से बोला गया कि देखिए, जितनी भी जातिता की गई है पुलिस के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया धर्सना कांड, है ना, जितने भी जातिता किया गया, कृपा करके आप उसकी जांच की मांग ना करें। ओके, यह भी प्रपोजल किसके लिए रखा गया, गांधी जी के पास रखा गया कि जांच की मांग नहीं करना है। नाउ गांधी जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसलिए के एम मुंशी ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक, ओके, इस समझौते को क्या बोला था, किसने, तो के एम मुंशी ने। मैंने इसको इसलिए लिखा कि बहुत बार आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है किसके द्वारा ये बातें जो है, स्टेटमेंट किसका दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा के एम मुंशी का भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक। क्यों बोला गया युग परिवर्तक, क्योंकि इसके आगे जो अब तक गांधी जी की छवि, कब तक केवल नेहरू जी या फिर सुभाष चंद्र बोस थोड़ा इनसे विचलित हुए थे। क्यों विचलित हो गए थे, क्योंकि इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की मांग को स्वीकार किया था, तो इनको थोड़ा ये भी कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में इन्होंने चौरा चौरी कांड के बाद उस आंदोलन से भी अपने आप को पीछे कर लिया था, तो वो तो थोड़ा विचलित थे ही। अब आकर के इनके साथ क्या बोला गया, जो कांग्रेस के वामपंथी यानी विशेषकर जो युवा वर्ग थे, और युवा वर्ग में भी कौन थे, हमारे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, वो क्या बोले कि नहीं, उन्होंने पुनः गंभीर असंतोष दिखाया। नेहरू रिपोर्ट में असंतोष, यहाँ भी असंतोष। क्यों, क्योंकि उनकी मांग फुलफिल नहीं हो रही थी। उनकी मांग क्या थी, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो यहाँ भी उनको कहीं दिखाई नहीं दिया कि ये बातें यहाँ भी रखी गई है। ओके, इसके अलावा इसका लक्ष्य कहीं भी नहीं था इस समझौते में ये लक्ष्य कहीं भी दिखाई नहीं दिया, किसका, पूर्ण स्वतंत्रता का। नेक्स्ट था कि चूंकि समझौता कब किया गया, 5 मार्च को, तो गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, इनको फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया, 23 मार्च 1931। क्या गांधी जी नहीं बोल सकते थे कि आप जब अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा कर रहे हैं तो इन्हें भी रिहा कर दो, ऐसा बोल सकते थे। पर गांधी जी ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि आप इन्हें रिहा कर दो, है ना। गांधी जी का यहाँ इसके कारण घोर विरोध किया गया था। और किस रूप में किया गया था, चलिए देख लेते हैं किस रूप में किया गया था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया, कब, मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, मार्च 1931 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, कराची में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मार्च 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, और यह विशेष अधिवेशन था। वैसे कांग्रेस का वार्षिक जो सम्मेलन होता था वो एवरी ईयर दिसंबर में होता था, क्योंकि कांग्रेस का गठन भी दिसंबर में किया गया था। अदरवाइज अगर बीच में कभी भी ऐसा लगे कि कोई स्पेशल मुद्दा है तो विशेष अधिवेशन कर लिया जाता था। तो अभी विशेष अधिवेशन किया गया, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड यहाँ पर इस समझौते में क्या किया गया, इस अधिवेशन में काले झंडे किसने दिखाए, युवा ने दिखा। किसको दिखाया, गांधी जी को काला झंडा दिखाया था। ओके, क्योंकि इनके जितने भी पॉइंट्स मैंने भी बताए इन्होंने स्वीकार किया, ये किसी को भी प्रिय नहीं लगा। इसके अलावा पूर्ण स्वराज के साथ, हालांकि यहाँ पे एक चीज है कि पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट जो है स्वीकार कर ले गया, लेकिन क्या था, पूर्ण स्वराज के साथ, इसके बिना नहीं। ओके, नाउ, और मौलिक अधिकार और कर्तव्य, बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य को लेकर के कि कब इसे और किसके द्वारा, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपका कराची अधिवेशन। नाउ गांधी जी ने यहीं पर एक स्टूडेंट, जब उनका इतना विरोध किया गया तो गांधी जी भी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। जो आप लोग जब बोलते हैं, कहते हैं ना कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, कब बोला गया था, इसी घटनाक्रम के दौरान। ओके,
तो ये रहा आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। ओके, फाइनली यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे ये भी बोला जाता है क्योंकि गांधी ने स्वीकार कर लिया है कि अब अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो वहां पर क्या होगा, कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो कांग्रेस जाती है या नहीं जाती है, क्या होता है, इस पर हम आगे के सम्मेलन में चर्चा करेंगे। वीडियो को शॉर्ट देने का मतलब ये है कि आप इतिहास को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। छोटी क्लिपिंग रहेगी और प्रीवियस मैंने जो क्लास बताया उसे एक बार पढ़ने के बाद फिर इस क्लास को देखिएगा तो स्टोरी थोड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगी। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन आप लोगों को छोटी छोटी कहानी जो है वो अपलोड कर दिया करो। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।